So children, in this video, we will talk about the part B or section B of the sample question paper. ठीक है, पार्ट बी में भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को अब डिस्कस करेंगे। पार्ट सेक्शन ए में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस देखा कि किस तरह से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टोटल 30 MCQ मिलेगा। उन 30 MCQs में से आपको टोटल 24 MCQ ही अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन बी जो है सब्जेक्टिव स्किल्स, जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। दिस इज सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस सबसे शुरू में रहेगा पार्ट ए में, जिसमें से टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी 3 2 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। 2 एलिमेंट क्या क्या है? एक सेंडर, एक रिसीवर, चैनल, फीडबैक। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनको आप जरूरी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला मिसकंसेप्शन दैट दे आर वेरी रिच और दे आर हैविंग वेरी यूनिक आइडिया एंड इट नीड्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे पॉइंट्स आप उसको बनाकर लिख सकते हैं कि क्या क्या मिथ है, क्या क्या मिसकंसेप्शन है आज के टाइम पे कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग कर सकते हैं जिनके पास बैकग्राउंड हो, जिनका पास बहुत सारा पैसा हो, और इसके लिए एक यूनिक और स्मार्ट आइडिया की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मिथ्स को आप अपने हिसाब से एलोबरेट करके 2 मिसकंसेप्शन आपको लिखना था। Goal setting is very essential for factors in your personal life. List all the smart method to set the goal. स्मार्ट का एक एब्रीविएशन आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें एक आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना है। तो स्मार्ट का जब एब्रीविएशन करते हैं, स्मार्ट को जब हम लोग उसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या क्या आते हैं इसमें देखिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो इसमें से ए को आपको एक्सप्लेन करना था। ए इज बेसिकली अचीवेबल। तो आपको अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना है इस छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे कि आप उनको अचीव कर सकें। एकदम से कोई बड़ा गोल आप अचीव नहीं कर सकते, उनको पार्ट बाय पार्ट अचीव करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू डिलीट द अननेसेसरी फाइल, remove the junk file. We need to start some tune up utility, maybe disk cleaner utility और disk defragmenter utility। ये सब को हम लोग रन करके सिस्टम को स्मूथ कर सकते हैं। How can an individual contribute towards the sustainable development goal? कैसे कोई एक इंडिविजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? Just by putting an effort to being an awareness about the sustainable development, just by putting an effort to contribute towards the common goal, कि exactly why we are running behind sustainable development model plan, how this is so important for our life, at the same time for our next generation. And we need to just make people aware, and just by setting some example in front of a society, in front of a group or in front of a community, आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कुछ ऐसा काम करके जो लोग करने से कतराते हैं। What is the need to create reference between the multiple worksheet of a workbook? Give an example। देखिए, ये जो है पार्ट बी है, सेक्शन बी का पार्ट बी है, सेक्शन ए में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। ठीक है, पार्ट ए में आपको एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट स्किल से पूछा जाएगा, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही पूछा जाएगा, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको इसमें से 6 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करना है। तो मल्टीपल वर्कशीट के बीच में रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर वर्कशीट को अपने दूसरे वर्कशीट में यूज करना चाहते हैं, उसको इजीली अपडेट करना चाहते हैं, एक सिंगल सेंट्रलाइज विथ मिनिमम एफर्ट अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। इसका एक सिस्टमैटिक आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास। देखिए, रेफरेंस मल्टीपल वर्कशीट में रिट्रीव करता है, वर्क करता है डेटा के डिफरेंट वर्कशीट, डिफरेंट वर्कबुक के डेटा रिट्रीव करने का काम करता है। Suppose a manager wants to calculate total sales on set 3 of the previous 2 years, which are stored in sheet 1 and sheet 2. Now, yes, sure, this is what exactly happened. अगर आप एक ऑफिस के स्टाफ है,
आप बीइंग ए मैनेजर, आपके पास डेटा है सीट 1 और सीट 2 में 2 साल का डेटा है, आप सीट 3 में दोनों का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप रेफरेंसिंग का यूज़ करेंगे। आप दोनों को, ठीक है, लिंक करेंगे और अपना काम करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट ट्रैपिंग इन ए डॉक्यूमेंट? ठीक है, ये एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसमें टेक्स्ट ट्रैपिंग होता क्या है? टेक्स्ट ट्रैपिंग बेसिकली आप किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिक्स के अराउंड में रैप करना होता है। किसी भी टेक्स्ट को किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के अराउंड बिहाइंड ओवरप्रिंट करना पड़ता है, या फिर उसके सामने इन फ्रंट, या फिर इन लाइन विद द टेक्स्ट। मतलब आप एक टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पिक्चर है, वो किसी कंपनी का लोगो है और उस कंपनी का नाम आपने लिखा है, तो अगर आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो वो नाम उस लोगो के शेप में अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहे तो बस ये समझिए कि टेक्स्ट रैपिंग इज बेसिकली अकोमोडेटिंग द टेक्स्ट इन रिलेटिव टू द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, शेप हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, तो उसके रेफरेंस में उसके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर टेक्स्ट बाउंड कर जा रहा है, टेक्स्ट बैठ जा रहा है अपने पोजीशन पे, तो उसको हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का नाम देते हैं। मैक्रो, ये टॉपिक हम लोग स्प्रेडशीट में पढ़ चुके हैं कि इसका काम क्या है। मैक्रो हमारा समय बचाता है, हमारा टाइम एफर्ट दोनों बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करना है, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला को कॉपी करना है अलग अलग रेंज ऑफ डेटा में, तो उस तरह के केस में आप मैक्रो का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का क्या एडवांटेज है? ये आप कभी भी कहीं से भी लिख सकते हैं, बट द आंसर शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड पॉइंट वाइज एंड टेक्निकल वाइज करेक्ट। A customer does not have sufficient time to visit the store. स्टोर में टाइम विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समय काफ़ी बचता है। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो लोकल मार्केट में नहीं मिलते, आपको अवेलेबल मिल जाता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में आज के टाइम पे सारे ऑप्शन है, राइट टू चूज़, राइट टू रिजेक्ट, आपके पास इजी पेमेंट ऑप्शन है, बहुत ही हैसल फ्री डिलीवरी ऑप्शन है, आपके कस्टमाइजेशन ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑर्डर फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है, अपने प्राइस के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपने कस्टमाइज फीचर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे द नो जीरो पेमेंट ऑप्शन और नो पेमेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स यू वांट टू बाय ए प्रोडक्ट एंड यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है, जो बहुत बार ऑफलाइन में मार्केट्स में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में जीरो इंटरेस्ट पे आपको वो पेमेंट ऑप्शन इजीली ईएमआई के ऑप्शंस पे मिल जाता है। प्राइमरी की और फॉरेन की बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको डेटाबेस में ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्राइमरी की एक तरह का कंस्ट्रेंट है, एक यूनिक वैल्यू है जो किसी टेबल के एक सिंगल कॉलम में अप्लाई किया जा सकता है। उससे फायदा क्या होगा? उस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं होगा। ठीक है, अब वो टेबल के हिसाब से हमारे एक टेबल बनाए हैं एक ही डेटाबेस के अंदर। मान लीजिए एक डेटाबेस है क्लास 8, उसमें एक टेबल बनाए स्टूडेंट डिटेल, एक टेबल बनाए फी डिटेल। स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल में मैंने एडमिशन सीरियल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। फी डिटेल वाले कॉलम में भी मैंने एक बाकी कॉलम एज इट इज है, उसमें एक कॉलम मैंने एडमिशन सीरियल नंबर का ऐड कर दिया जो मेरे स्टूडेंट वाले टेबल में भी है। तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया वो कॉलम। तो जब हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे फर्स्ट टेबल में, तो अगर उसको फिर से प्राइमरी की बनाते हैं सेकेंड टेबल में, तो वो एज ए फॉरेन की कंसिडर किया जाएगा। तो प्राइमरी की इज ए यूनिक वैल्यू, एज ए यूनिक कंस्ट्रेंट दैट हेल्प्स टू सेट a unique value amongst all the records in a particular column. We can have only one primary key, but a table can have multiple foreign key. A primary key is used to relate, to reference, to connect multiple table in RDBMS concept, and that primary key is only which allow a foreign key to exist in another table. This is how the characteristic can be explained. वाईमैक्स और वाईफाई को डिफाइन कीजिए। वाईमैक्स एक बेस स्टेशन के बेस मॉडल पे काम करता है, जहाँ पर एक टावर को इस्टेब्लिश किया जाता है और एक हाई रेंज डेटा सिग्नल्स पे वो एक अच्छे खासे एरिया को कवर करती है, जिसपे कि उस एरियाज में रहने वाले मल्टीपल यूजर्स को सारे डिवाइसेस में वो मोबाइल ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने को ऑप्शंस देती है।
यानी मोबाइल डेटा, मोबाइल इंटरनेट का फैसिलिटी देती है। वाईफाई एक टर्म है जो एक वर्चुअल डोमेन क्रिएट करता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप एक वाईफाई इनेबल डिवाइस के थ्रू बिना इंटरनेट के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वाईफाई होता क्या है, एक टर्म है, एक टेक्नोलॉजी है। ये करता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसमें इंटरनेट है, डिवाइस ए, और मेरे पास डिवाइस बी, डिवाइस सी, डिवाइस डी, डिवाइस ई जिसमें इंटरनेट का प्लान नहीं है। हम चाहे तो डिवाइस ए का डेटा प्लान को, उसके मोबाइल डेटा को ए बी बाकी डिवाइस बी सी डी ई से शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग करने के लिए मुझे एक टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइस ए का हॉटस्पॉट ऑन करूंगा और डिवाइस बी सी डी और ई वाले क्या करेंगे, वाईफाई ऑन करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि सारे डिवाइस जो बी सी डी और ई जो गरीब है, जिनके पास डेटा प्लान नहीं है, वो अब डिवाइस ए के साथ अपना कनेक्शन, अपना संपर्क बैठाएंगे और डेटा शेयर करेंगे। इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है कि एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर कोई दूसरा डिजिटल गैजेट हो, वो डेटा को वायरलेसली एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो डेटा एक्सचेंज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इंटरनेट फ्री में इजीली एक्सेसिबल हो जा रहा है किसी भी मल्टीपल डिवाइस के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज पार्ट सी, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। फिर से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज करूंगा और बाकी के सीरीज जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने देखा उसका एक छोटा सा रिकैप्सुलेशन दूंगा। हम लोगों ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखा, दो सेक्शन है, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस, सेक्शन बी सब्जेक्टिव चॉइस और सब्जेक्टिव आंसर्स। सेक्शन ए में टोटल 30 एमसीक्यू मिलेगा पार्ट बाय पार्ट करके, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 24। ठीक है, उसी तरीके से आपको सेक्शन बी में पार्ट बाय पार्ट करके 16 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 10। ठीक है, तो सेक्शन सी को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया, सॉरी सेक्शन बी को 3 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी में और पार्ट सी में दोनों में सब्जेक्ट स्किल से पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन पार्ट बी में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और पार्ट सी में 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप हो सकता है। द फर्स्ट वन, elaborate 4 different type of indentation which can be provided in a word processor। वर्ड प्रोसेसर में कितनी तरह के इंडेंटेशन है, ये क्लास 9 में ये इंडेंट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 9th का बुक खोलिए, उसमें आपको पूरी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि लेफ्ट इंडेंट का लेबलिंग किया हुआ है, हैंगिंग इंडेंट का लेबलिंग है, फर्स्ट लाइन का लेबलिंग है। ठीक है, इसको डिफाइन डेफिनेशन को आप मार्जिन के साथ बिल्कुल भी मैच मत कीजिएगा। मार्जिन का डेफिनेशन क्या है, द गैप बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन जब मार्जिन इंडेंट का आंसर क्या है, द गैप बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट और राइट मार्जिन। ठीक है, यानी आपका जो इंडेंट कहलाता है लेफ्ट मार्जिन का और टेक्स्ट के बीच का गैप कहलाता है। इसको फिर से समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पूरे स्क्रीन को A4 साइज समझ लीजिए, जो व्हाइट का पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको एक A4 साइज स्क्रीन समझ लीजिए। ये यहाँ से ये एज है इसका, ये इसका एज। तो ये जो गैप है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, मेरा पॉइंटर को ध्यान से देखिए, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है गैप है, ये है आपका मार्जिन। और ये जो गैप है, यानी यहाँ से मार्जिन खिंचा हुआ है लेकिन टेक्स्ट कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, तो मार्जिन इज द गैप फ्रॉम द एज ऑफ द पेज टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये है मार्जिन। लेकिन इंडेंट किसको बोलते हैं, मार्जिन से लेकर बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट के बीच का गैप को। ये लेफ्ट में इंडेंट हो गया, ये राइट इंडेंट हो गया, क्योंकि इसका गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, सॉरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये राइट इंडेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट लाइन के बाद जो गैप आ जाता है पैराग्राफ में, जैसे नॉर्मली हम लोग फर्स्ट लाइन लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोग थोड़ा सा और गैप के साथ लिखते हैं, तो उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट जो है वो पैराग्राफ के बाद जब सेकंड लाइन होता है, लेकिन जैसे कि नॉर्मली कोई पैराग्राफ होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको टेक्स्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए जैसे इसको समझिए, ये हो गया लेफ्ट इंडेंट, यहां से यहां तक का गैप 6 और इसके बीच में गैप, ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। और बहुत बार आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पहला लाइन अगर पैराग्राफ मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ है यहां से लेकर यहां तक खत्म हुआ, तो सेकंड पैराग्राफ आपका यहां से शुरू होगा, मेरे पॉइंटर को देखिए, इमीडिएटली उसके नेक्स्ट लाइन पे उसके नीचे दूसरे उसका गैप बढ़ जाएगा, तो उस तरह की सिचुएशन उसको हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट इंडेंट भी क्लियर हो गया होगा। हैंगिंग इंडेंट के बारे में फिर से बता रहा हूँ, जब मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं तो जब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका जो गैप है लेफ्ट इंडेंट का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड कहाँ पर फिनिश हुआ है, तो इसको हम लोग हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। उसके बाद आपका है इंडेंट का क्वेश्चन हो गया, डिफाइन गोल सीक एंड कंसोलिडेटिंग डेटा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। गोल सीक इज बेसिकली आपके पास एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप रिवर्स कैलकुलेशन पे कैसे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे चुका है, आप चार सब्जेक्ट का पेपर दे चुके हैं, 4 एग्जाम दे चुके हैं, आपका 5वां पेपर बाकी है। 4 एग्जाम पे आपके मार्क्स आ रहे हैं 85%, आपका पास एक ही पेपर का ऑप्शन बचा हुआ है, आपको उसमें टोटल स्कोर करना है 92%। तो आप कितना मार्क्स लाएंगे फिफ्थ पेपर में कि आपका ओवरऑल परसेंटेज 92% हो जाए, तो उसके लिए जो रिवर्स कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है गोल सीक, ठीक है। मतलब इट हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट, डिजायर्ड आउटपुट by using an assumptions, by using the reverse calculation. Consolidating data. Consolidating provide a graphical interface for copying data from one range of cell to another that running one of the dozen function on the data, and बेसिकली कंसोलिडेटेड डेटा का पर्पस क्या है, आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स में डेटा है, आप उसको एक सिंगल वर्कशीट में कंपाइल करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, तो कंसोलिडेटेड डेटा का यूज करेंगे। ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें सारे तरह के कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन नंबर्स हो, सिक्योर ट्रांजेक्शन अगर जब भी आप करें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से तो सिक्योर ट्रांजेक्शन पे करें, ना कि पब्लिक नेटवर्क पे करें, और इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आज के टाइम पे मैक्सिमम प्लेटफॉर्म इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं ताकि आपका जो डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो सेव रहे और सेफ रहे। डीबीएमएस का 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग, इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज फ्रीक्वेंट अपग्रेड एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये डिसएडवांटेज है, आप इसको दिमाग में रखेंगे कि आपको लगातार अपडेट करना पड़ता है, आपको लगातार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और मैन पावर लगाना पड़ता है। एडवांटेज आप इजीली 2 पॉइंट कहीं से भी लाकर लिख सकते हैं। चलिए, आपको एक टेबल क्रिएट करना है, उसमें आपको बताया गया है कि कॉलम नेम ये है, उसका डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना है, उसका साइज क्या होगा वो स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग वो ट्राई करके देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। और क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, एक आपको फॉलोइंग टेबल आइटम, आपको एक टेबल आइटम क्रिएट करना है जिसमें कॉलम नेम रहेगा आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस, क्वांटिटी, जिसमें डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, वैरकेर, प्राइस न्यूमरिक और इंटीजर, और उसका साइज कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया गया है। कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करके देखना है। फिर कमांड लिखना है जिसमें कि आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे 55 के बाद। फिर एक कमांड लिखना है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 130, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग कमांड लिखेंगे ओके। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल आइटम हुज प्राइस इन द रेंज ऑफ 130, इसके लिए कैसे कमांड लिखेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो वी विल सी that how to do all these things
वन फ्रॉम एसक्यूएल इफ़ यू हैव टू डू इट। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है क्रिएट करना है टेबल जिसमें ये कॉलम होगा, उसका डेटा टाइप होगा और उसका डेटा टाइप का लेंथ स्पेसिफाई किया गया है। तो पहले टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है आपको वो लिखना होगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट 21 का जो फर्स्ट है ये, इसका कैसे कमांड लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। टूल्स में जाएंगे, एसक्यूएल में जाएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल आइटम। टेबल का नाम आइटम है। फर्स्ट उसका कॉलम क्या क्या है, प्लीज वेट, लेट मी जस्ट कैप्चर इट। आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। और ये सारे कॉलम है। सो क्रिएट टेबल आइटम, उसका आपका फर्स्ट कॉलम नंबर है, कॉलम नेम है, सॉरी आइटम नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। ये एक प्राइमरी की है तो इसके स्पेस देके लिखेंगे प्राइमरी की, ठीक है। कोमा देंगे। आप नेक्स्ट लाइन पे भी आ सकते हैं। आइटम नेम इसका कर देते हैं वेयर केयर, स्पेसिफाई था डेटा टाइप 15, वेयर केयर डेटा टाइप में साइज था 15। फिर एक उसके बाद है आपका प्राइस, इसका है डेटा टाइप क्या है इसका, न्यूमरिक 10 2, सॉरी इट्स NUMERIC। यहाँ पर ये बेसिकली डेसिमल वैल्यू में ले रहा है, यहाँ पर P है और S के फॉर्मेट में है। P यानी 10 प्रिसीजन वैल्यू और 2 इज द स्केल वैल्यू, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा और 10 यानी कितना डिजिट का हो सकता है। फिर क्वांटिटी है जो कि इंटीजर डेटा टाइप पे हो गए 3, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन देंगे, ठीक है। गलत बता रहा है, ये इंट होगा, ये भी इंट होगा, ये हो जाएगा डेसिमल। प्लीज वेट, पूरा टाइप करना होगा क्या ये, इसको भी एक स्पेसिफिक साइज दे देते हैं 10। प्लीज वेट। Children, very sorry for the inconvenience. I was just trying to execute the SQL command to just solve this answer, solve this question given in the sample question paper. But gradually, just I thought came to know I was making some mistake. So this is the correct syntax which I have written over here. If you are not able to see, let me just copy it and paste it somewhere else so you can just get it properly. ठीक है। मैंने डबल MS आइटम्स इसलिए रखा क्योंकि आइटम और आइटम्स के नाम से मैंने 2 टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, तो वो
आपके क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करके मैसेज आ रहा था। सो फ्रॉम हियर क्रिएट टेबल ब्रैकेट स्टार्ट, आइटम नंबर इज द फर्स्ट कॉलम, डेटा टाइप इज इंटीजर, वो एक प्राइमरी की बनाएंगे तो प्राइमरी की लिखा है मैंने। सेकंड कॉलम इज आई नेम, वेयर के डेटा टाइप 15 इज द लेंथ डेटा साइज, प्राइस इंटीजर, क्वांटिटी को डेसिमल में रखा है, उसमें 5 and 2 ये प्रिसिशन वैल्यू है, स्केल वैल्यू है, यानी टोटल 5 डिजिट हो सकते हैं और डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आया। इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, आप किसी और ऑब्जेक्ट में चले जाइए और फिर से टेबल में आइए, या फिर आप इसको एक बार क्लोज करके फिर से बेस को ओपन कीजिए, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, फिनिश, टेबल में आते हैं। देखिए ये जो है ये दिस इज द टेबल आई हैव क्रिएटेड, जो आपको मैंने लास्ट में दिखाया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे टेबल दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा मुझे एंटर करना है, कुछ कुछ डेटा ऑलरेडी दिया हुआ उसको मैं टाइप कर देता हूँ, उसको मैं कमांड के थ्रू नहीं लिखता हूँ। 11 शॉप 40 80 12 पाउडर, ये आपको लिखना नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिख रहा हूँ ये। ठीक है, देन ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ये 22 था, इसमें था फेस क्रीम, उसके बाद है 250 25, फिर 44 शैम्पू, ये है 120 का 100 क्वांटिटी, फिर 55 सोप बॉक्स 20 का 50 रुपीज़ ईच। इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब आपको इसी टेबल में इंसर्ट करना है एक नया रिकॉर्ड। हम लोगों ने 55 तक इंसर्ट किया, अब एक नया रिकॉर्ड 66 के नाम से रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जो कि आपको इसी टेबल में इंसर्ट करना है। क्वेश्चन देखिए, राइट ए कमांड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग वैल्यू 66 जेल 150 70। तो इसको इंसर्ट करते हैं हम लोग। कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, माय टेबल नेम इज ITEMMS, ये है टेबल नेम, आइटम्स, फिर वैल्यूज, इंटर प्रेस करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, माय फर्स्ट वैल्यू आइटम नंबर 66, आइटम नेम जेल है, वेयर केयर में है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, देन प्राइस उसका है 20 नॉट 20 एग्जैक्टली इट इज, हाँ जेल 150 एंड 70, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 150 70, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो इस कमांड को हम लोग देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे। ठीक है, सो दिस इज द कमांड टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू, इंसर्ट इनटू आइटम्स, टेबल नेम लिखेंगे, यहाँ टेबल नेम आपका जो भी हो वो लिखना है, बुक में आपका सॉरी क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन टेबल नेम रहेगा उसी को लिखना है। तो ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, जिस हिसाब से कॉलम क्रिएट किए हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। सारा इंटीजर था इसलिए कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, बस जेल था वेयर केयर में इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाले हैं। इसको बाद इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको क्लोज करेंगे और टेबल, ये जो टेबल है इसको ओपन करते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 66 एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इतना करने के बाद आप फिर से इसको क्लोज कीजिए। अब आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 130। मतलब आपको इसी टेबल पे एक क्वेरी रिकॉर्ड डिजाइन करना है जिसमें आप उन सारे आइटम्स को दिखाएंगे जिसका प्राइस 100 रुपीज़ से लेकर 200 या 300 के बीच में है। क्वेरीज में जाएंगे, क्रिएट क्वेरी इन स्केल व्यू में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है क्वेरी कि आप
उन्हीं आइटम्स को रिट्रीव करेंगे जिनका कि क्या हो, प्राइस आपका 100 से 300 के बीच में हो। तो उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, यानी ITEMMS, ये है मेरा टेबल नेम। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स, ठीक है, वेयर प्राइस बोल के कॉलम था, प्राइस बिटवीन 100 एंड 300, सिंगल यूनिट कोमा। अच्छा, इसको पहले हटा देते हैं, खाली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। टेबल नेम इज आइटम्स और समथिंग एल्स, कैंसिल करेंगे इसको क्लोज करेंगे। एक बार टेबल नेम चेक कर लेते हैं, टेबल्स, इट इज ITEMMS, दिस इज द टेबल नेम, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, क्वेरीज में जाते हैं, क्रिएट क्वेरी एसक्यूएल व्यू में जाते हैं, CLECT एस्ट्रिक फ्रॉम ITEMMS सेमीकोलन, द डेटा कंटेंट कुड नॉट बी लोडेड, ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए फिर से लिखते हैं, एक बार दूसरा टेबल का नाम लिख के देखते हैं, ठीक है। ये टेबल तो रिट्रीव कर रहा है डेटा, आइटम बोल के एक टेबल है उसको भी डेटा कुड नॉट बी लोडेड, इसको MSS नहीं, गलतियां ऐसे है नहीं, पूरी तरीके से सही है। पूरा कमांड एक बार टाइप करते हैं, ये पूरा तो रिट्रीव नहीं हो रहा है, प्राइस बिटवीन 100 एंड 300, ठीक है। ये नहीं हो रहा यहाँ से, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं दूसरे जगह से, क्लोज करते हैं, नो, इसके लिए टूल्स, SQL, देखिए इसका क्वेरी बहुत ही सिंपल है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर वाई द कमांड इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड, इट शुड गेट एग्जीक्यूटेड, द आंसर विल बी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ITMMS जो टेबल नेम है, वेयर, ये क्लॉज है, वेयर क्लॉज हम लोगों ने देखा था, ऑर्डर बाय और वेयर क्लॉज, वेयर प्राइस बिटवीन 100 एंड 300, ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग रिट्रीव करते हैं। फिर राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, अच्छा ये ऑप्शनल में है, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, फिर से ओपन करके देखता हूँ, डेटाबेस, open an existing database, finish, queries, queries in this SQL view, SELECT strict from ITMMS semicolon, no, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, बाकी जगह से रिट्रीव हो जा रहा है, कस्टमर की जगह पर स्टूडेंट करके देखते हैं, चलिए मैं आपको इसका
कस्टमर टेबल से ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में है कि आपको आइटम टेबल में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है क्वांटिटी, उसको को डिसेंडिंग ऑर्डर में किस कॉलम पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वांटिटी वाले कॉलम को दिखाना है। तो लेट्स जस्ट ट्राई कि कस्टमर में कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं कि नहीं। जैसे इसमें करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कस्ट आईडी, फर्स्ट कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, DESC सेमीकोलन, इसको करके देखते हैं। This should work. Not very much sure why it is not working. Where order by cost city DESC, ये देखते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया। आई थिंक प्राइमरी के कारण वो सॉर्टिंग नहीं हो पा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि आपको एसक्यूएल का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको एसक्यूएल का इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, क्रिएट करने का टेबल कमांड, ठीक है, आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल से डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं, क्वेरी क्रिएट करके, टेबल में ऑर्डर बाय वेयर का कैसे यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको डिलीट कैसे करते हैं किसी रिकॉर्ड को, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके देखना होगा, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर का ये था लास्ट क्वेश्चन। तो मेरा पूरा ओवरऑल पर्पस था कि आपको एक ओवरव्यू देना, आपको फेमिलियर करना सैम्पल पेपर से। देखिए सेशन ऑलरेडी 37 मिनट्स का हो चुका है, बट स्टिल आई एम नॉट बॉदर, आई एम नॉट वेरी मच, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच दैट इज़ वाई आई जस्ट कंटिन्यूड इन द सेम फ्लो। और मैं रियल टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ practice before the video, so I could have gone correct in one go, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरर अपने आप जब काम करेंगे, आपको खुद एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह का प्रॉब्लम या इस तरह का एरर जब लगातार काम करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज़ ओनली द प्रैक्टिस एंड नथिंग विच विल मेक यू गुड इनफ टू राइट डाउन द एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा आज के पूरे सेशन में, ये सेशन पूरा लंबा हो गया हो, लेकिन पर्पसली हम लोगों ने इस सेशन को मतलब इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर जो हम लोग पिछले 7 से 8 महीने से इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपके मार्क्स में कंसिडर होगा, आपके बुक में जो जो चेंजेस है, आपके सिलेबस में जो चेंजेस है उसके बारे में डिस्कशन किया गया, आपका पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया, कौन कौन सा पोर्शन लेफ्ट है ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सैम्पल पेपर आपका किस तरीके से है, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का वो किस तरह से आएगा, जिसमें आपके पास टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस पूरा बेस्ड है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 24 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव है जिसमें 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करना है और अपने आंसर्स को कम्प्लीटली अच्छे से एलोबरेट करके आंसर स्क्रिप्ट को लिखना है, सजा कर लिखना है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, सो दिस इज फॉर द डे चिल्ड्रन। आपके नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब 2 चैप्टर्स जो बचे हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6, ठीक है, एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एंड चैप्टर 12 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इनको हम लोग ब्रीफ में करेंगे और ताकि आपका एग्जाम के बाद उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकें, ठीक है, या फिर जैसा भी हो, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग उसको डिटेल में करेंगे। अकॉर्डिंगली यू विल बी just guided through the video. Thank you everyone. This is for the day. Stay home and stay safe.